हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग जो है कि वो 4 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं एमएचटी 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारी होने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज 2 क्वेश्चन बताऊंगे आपको इस वीडियो में। एक है पंचतंत्र और हितोपदेश और दूसरा है साठोत्तरी कहानी की विशेषताएं। ये छोटे प्रश्नों में जो कि टिप्पणी करने के लिए आती है 5 नंबर की, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग पंचतंत्र के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हितोपदेश के बारे में देखेंगे। तो पंचतंत्र जो है सबसे प्राचीन संग्रह है संस्कृत की कहानियों का, और पंचतंत्र का उद्देश्य शुरू से ही रोचक कथाओं के द्वारा नीति और सदाचार का शिक्षण रहा है। और दक्षिण में महिला रोप्य नाम का एक नगर है, जहाँ के राजा हैं अमरकीर्ति, और अमरकीर्ति के राजा के जो पुत्र हैं वो बहुत ही मूर्ख थे, और इन पुत्रों को, चूंकि वे आगे जाकर राजकुमार बनेंगे फिर एक राजा बनेंगे, तो इन पुत्रों को नीति और व्यवहार की शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथ रथ यानी कि पंचतंत्र का निर्माण किया या इसको लिखा। और इस पंचतंत्र के अनेक संस्करण हैं जो कि भिन्न भिन्न शताब्दियों तथा भारत के अलग अलग प्रांतों में होते रहे हैं। इनका सांगीपान यानी कि पंचतंत्र का सांगोपांग अध्ययन करके जर्मनी के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्टेल। इन्होंने पंचतंत्र के विकास की 4 श्रेणियां बतलाई हैं। पंचतंत्र का सबसे प्राचीन रूप तंत्र आख्यायिका में सुरक्षित रूप से रखा गया है, जिसका मूल स्थान कश्मीर है। और पंचतंत्र के विभिन्न संस्करण हमें आधुनिक युग में भी देखने को मिलते हैं या आज भी उपलब्ध हैं। पहला है पंचतंत्र का पहलवी पुरानी फारसी अनुवाद। दूसरा है गुड़ाढ्य की बृहत कथा में अंतर्निविष्ट रूप। तीसरा है दक्षिणी पंचतंत्र नेपाली पंचतंत्र हितोपदेश के द्वारा निर्दिष्ट संस्करण। चौथा है वर्तमान परिवर्धित जैन संस्करण। ये तो पंचतंत्र की बात हुई, जो कि विष्णु शर्मा ने जिसकी रचना की थी अमरकीर्ति राजा के पुत्रों को नीति तथा व्यवहार की शिक्षा देने के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं हितोपदेश के बारे में। हितोपदेश को हम लोग मोटे तौर पर पंचतंत्र का स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण किया गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो पंचतंत्र का स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण है वही हितोपदेश है। हितोपदेश का कोई लेखन काल सुनिश्चित नहीं है कि हाँ इसी समय में हितोपदेश का लेखन किया गया है, किंतु जब हम संस्कृत पाठ करते हैं तो उसके लास्ट पेज पर पुष्पिका ये दिया हुआ होता है। तो उसके अनुसार हमें ये पता, उसमें एक सूचना दी गई थी, उस सूचना के अनुसार ये पता चलता है कि नारायण पंडित जो थे उन्होंने हितोपदेश की रचना की, और नारायण पंडित धवल चंद्र नाम के राजा के राज्याश्रित पंडित या गुरु थे। या फिर हमें किसी अन्य भी स्रोत या सूत्र से ये पता नहीं चल पाता कि हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं या फिर नारायण पंडित वो धवल चंद्र नाम के राजा के राज्याश्रित पंडित थे। ऐसे किसी भी बात का हमें अन्य सूत्रों से पता नहीं चलता। केवल पुष्पिका स्रोत में इस बात की जानकारी दी गई है। और कुछ स्रोत जो है उनका समय 12वीं शताब्दी बताते हैं और कुछ स्रोत 1675 ईस्वी बताते हैं, पर यह अनुमान मात्र है। मतलब कि सटीक जानकारी नहीं मिलती कि हितोपदेश की रचना किसने की या नारायण पंडित का समय क्या था। पंचतंत्र के समान इसकी रचना भी गद्य पद्य मिश्रित रूप में हुई है, यानी कि हितोपदेश में जो कहानियां वर्णित हैं या जो उपदेश कथाएं वर्णित हैं वो गद्य और पद्य दोनों में ही वर्णित है। पंचतंत्र की तरह इसमें भी किशोर राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश विभिन्न कथाओं के माध्यम से दिए गए हैं। स्वयं नारायण पंडित ने हितोपदेश के बारे में कहा है कि हितोपदेश की रचना का मुख्य उद्देश्य किशोरों को इस प्रकार की शिक्षा देना है कि वे व्यवहार नीति सीख सकें और जिम्मेदार युवकों के रूप में विकसित हो सके। राजनीति के अंतर्गत युद्ध और संधि तथा इस कार्य में होने वाले सहायकों के चयन में बढ़ती जाने वाली नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बातें पंचतंत्र में भी हैं, परंतु हितोपदेश में पंचतंत्र की तुलना में यह अधिक सरल और रोचक शैली में लिखी गई हैं। और इसकी अनेक कथाएं यानी कि हितोपदेश की अनेक कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं, परंतु नारायण पंडित ने कई कथाओं की कल्पना स्वयं की है, और पंचतंत्र की कथाओं को भी उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत करके बताया है, और नए ढंग से प्रस्तुत करने के कारण वे अधिक प्रवाहपूर्ण और ग्राह्य हो गई हैं। इसलिए इसे पंचतंत्र का मात्र हम लोग सरलीकरण नहीं कह सकते, बल्कि यह कह सकते हैं कि ये पुनर्लेखन है। ये जो हितोपदेश है और पंचतंत्र है ये दोनों कथ्य और संरचना में समान है, फिर भी हितोपदेश जो है वो पंचतंत्र की तुलना में
अधिक व्यवहारिक माना जाता है। तो ये हम लोगों ने पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में जाना। मान लीजिए अगर आता है पंचतंत्र और हितोपदेश में अंतर कीजिए, तो भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ पंचतंत्र और हितोपदेश देता था कि टिप्पणी करिए, तो भी हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का साठोत्तरी कहानी की विशेषताएं। ये भी 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो 1965 में कलकत्ता में कथा गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें कि जैनेन्द्र, यशपाल, विष्णु प्रभाकर आदि कथाकार थे, जो कि नए कहानीकारों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। और साठोत्तरी कहानी के चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। साठोत्तरी कहानी को 60 के बाद की कहानी, समकालीन कहानी, आज की कहानी आदि ऐसे कई नाम दिए गए थे। और इस दौर के कहानीकार अनुभव की प्रामाणिकता को खास महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि इससे पहले की जो कहानियाँ लिखी गई थी उसमें अनुभव की प्रामाणिकता की कमी थी, और इस कमी को साठोत्तरी कहानी पूरी करती है। कहानीकारों के दावे निश्चित रूप से दिलचस्प हैं, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी, माधवराय स्प्रे, ये इनकी कहानी है, जो कि 1860 से 1960 तक की जो भी कहानियाँ लिखी वे अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी कहानियाँ हैं। और इस दौर की कहानियों में, यानी कि साठोत्तरी के दौर की कहानियों में बोल्डनेस बढ़ी, खास तौर पर स्त्री पुरुषों के संबंधों के चित्रण में। निश्चित रूप से इस दौर की कहानियों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज आदि से जुड़ी नैतिकताओं और परंपरागत धारणाओं पर वज्रपात हुआ, और उस समय के मानदंडों के अनुसार अश्लीलता के हद में प्रवेश कर गए। यानी कि साठोत्तरी दौर की जो कहानियाँ थी उसमें अश्लीलता अपने चरम पर थी। महानगरीय जीवन की विसंगतियों और विद्रूपताओं को खुले रूप में उघाड़ा गया। खुलापन साठोत्तरी कहानी की खास विशेषता है, जिसकी शुरुआत नई कहानी में हो चुकी थी। सेक्स का चित्रण इस दौर में खूब हुआ, और तत्कालीन भारतीय समाज के मानदंड ने इसे अश्लील भी घोषित किया। राजकमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला आदि कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंधों को एक नए नजरिए से देखा, और अंतरंग प्रकरण भी कहानी के विषय बने। इतना ही नहीं, पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव भी इस दौर की कहानियों में तीक्ष्णता से उभरे। श्रीकांत वर्मा की कहानी सात, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेमपत्र, बास आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। महेंद्र भल्ला भी इस दौर के कथाकारों में प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रेम और सेक्स का चित्रण किया। एक पति के नोट्स इस दृष्टि से बेजोड़ कहानी है। राजकमल चौधरी की कहानियाँ सेक्स, सिगरेट और धुआं के परिवेश में लिखी गईं, जो उस समय के महानगरीय मध्य वर्ग का एक चुटकी सच था। पर इस एक चुटकी सच को राजकमल चौधरी ने जिस तलखी से उठाया वह गजब का है। अब ये तो हम इसको लिख सकते हैं साठोत्तरी कहानी की विशेषताओं में, पर अगर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर ये मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम इस पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सिर्फ हम पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर ऊपर जो भी आपने पढ़ा उसको हम लिख सकते हैं। चलिए इसको एक एक पॉइंटों को हम लोग करके देखते हैं। साठोत्तरी कहानी की विशेषताएं। पहला जो है कि साठोत्तरी कहानी में प्रतीकों और बिंबों का खूब उपयोग हुआ है। और दूसरा, बारीकी के साथ साथ साठोत्तरी कहानियों की जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। तीसरा, साठोत्तरी कहानी से मैं शैली में कहानी लिखने का चलन बढ़ जाता है। चौथा, संस्मरणात्मकता बढ़ जाती है। पांचवा, स्थान और नाम न देने का प्रचलन, ये भी साठोत्तरी कहानी से इसमें भी वृद्धि हो जाती है। छठवां, साठोत्तरी कहानियाँ जो है मूर्तता से अमूर्तता की ओर दिखती है। और सातवां, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में प्रतीकों और बिंबों का खूब उपयोग किया, जिससे कि कहानी में बारीकी के साथ साथ जटिलता भी बढ़ जाती है, और कहानी में मय का चलन बढ़ जाता है, संस्मरणता और प्रतीकात्मकता बढ़ जाती है। और स्थान और नाम न देने से, जो इस कहानी में स्थान और नाम न देने का जो प्रचलन हुआ, उससे कहानी जो है वो मूर्तता से अमूर्तता की ओर बढ़ती है, और घटनाएं, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, और स्थितियां और परिस्थितियां ये सब महत्वपूर्ण होती चली जाती हैं। तो इस तरह हम लोग इसकी विशेषताओं को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा फिर हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। और
इसके बाद भी अभी हम लोग को 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन और देखते होंगे। उसके बाद फिर हम लोग MHD 10 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि MHD 9, 10, 11, 12 इस सब का एग्ज़ाम जो है कि एक दिन के अंतराल पर ही है, तो फिर सब साथ में ही पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।